डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपका 12th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है सोवियत व्यवस्था का आशय। इस टॉपिक को पहले स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ों को बताना आवश्यक है। यह आपका लेसन 2 स्टार्ट हो रहा है। तो लेसन है दो ध्रुवीयता का अंत। लेसन पार्ट 2 है, जिसके अंतर्गत आपका जो लेसन का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हो गया? जैसा कि सोवियत रूस कई राष्ट्रों के राज्यों का समूह था, जब वो डिवाइड हो गया तो एक महाशक्ति बचती है। पहले दो शक्तियाँ थी, दो ध्रुवीकरण हो रहा था, एक रूस था और दूसरा अमेरिका। तो दो ध्रुवीकरण हो रहा था, देशों का ध्रुवीकरण। जो दो देश थे, इन दोनों देशों के मध्य गुटबंदी बन रही थी या इनमें शामिल हो रहे थे। तो शीत युद्ध के दौरान जो दो महाशक्तियाँ थीं, उनमें से रूस विखंडित हो जाता है, कई राज्यों में बंट जाता है, लास्ट में केवल अमेरिका बचता है। तो इस तरह से दो ध्रुवीयता का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। यहीं पे समाप्ति हो जाती है, क्योंकि रूस विखंडित की स्थिति में पहुंच जाता है और एक ही महाशक्ति बच के आती है, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस तरह से ध्रुवीयता का अंत होता है। रिलेशन आपका 2 है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपका टॉपिक है सोवियत व्यवस्था का आशय, यानी सोवियत व्यवस्था का क्या आशय है, इसका क्या अर्थ है, किस तरह से इसकी आगे चल के क्या विशेषताएं निकल करके आती हैं, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोवियत व्यवस्था का आशय से तात्पर्य है, सोवियत व्यवस्था से आशय समाजवाद, यहाँ पे समाजवाद आया है, समाजवाद व समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन व्यवस्था है। अब यहाँ पे एक अर्थ समझेंगे कि सोवियत व्यवस्था से क्या आशय है? समाजवाद। समाजवाद जैसा कि इसके पहले बता चुके हैं, समाजवाद क्या है? समाज में समानता पर आधारित व्यवस्था, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, उत्पादन के जो साधन हैं, चाहे परिवहन हो, चाहे उद्योग हो, चाहे कोई भी हो उत्पादन के साधन, उस पर समाज के सभी लोगों का समान अधिकार हो। तो इस तरह से समाजवाद की अपनी ये विशेषता है। तो क्या परिभाषा आशय क्या निकल के आ रहा है कि सोवियत व्यवस्था से आशय समाजवाद एवं समतामूलक समाज। अब समतामूलक समाज का मतलब चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक समानता पर आधारित समाज से है, जहाँ पे ये सारी समानता पे आधारित व्यवस्थाएं हों, समानता पे आधारित वो समाज हो, उससे मतलब है। तो समाजवाद एवं समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन व्यवस्था हो, यानी समतामूलक जो सिद्धांत हैं उस पर आधारित शासन व्यवस्था है। तो इससे क्या है तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य है सोवियत व्यवस्था का आशय से। स्पष्ट हो गया कि सोवियत व्यवस्था से क्या आशय है कि समाजवाद एवं समतामूलक समाज के आदर्शों, यानी समाजवाद और समतामूलक के जो आदर्श हैं, क्या आदर्श हैं कि समाज ऐसा हो, उत्पादन के साधन पे सबका अधिकार हो, समाज में किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, समता मतलब सामाजिक समता, राजनीतिक समता, आर्थिक समता, तीनों में समानताएं हों, नागरिकों के साथ किसी भी तरीका का कोई भेदभाव ना हो। ऐसे आदर्शों पे आधारित जो शासन व्यवस्था है, उसी को क्या नाम दिया गया? सोवियत व्यवस्था। क्या नाम दिया गया? सोवियत व्यवस्था। आगे बढ़ेंगे। इस व्यवस्था को रूस में 1917 की डेट है, 1917 में समाजवादी क्रांति के बाद अपनाया गया। तो रूस में जो 1917 के क्रांति हुई, उसी के बाद इस व्यवस्था को क्या किया गया? अपनाया गया। इसके पहले जारशाही शासन था, तानाशाही शासन व्यवस्था थी, लेकिन इस क्रांति के बाद समाजवादी समतामूलक आदर्शों को, ऐसे समाज की परिकल्पना की गई जो आगे चल के उसको व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। तो 1917 के बाद जो है इस व्यवस्था को अपनाया गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 1917 में समाजवादी क्रांति के बाद, यानी जो रूस में क्रांति होती है, समाजवादी क्रांति, उसी के बाद इस व्यवस्था को अपनाया गया। सोवियत संघ एक बहुराष्ट्रीय राज्य था, ये भी अंडरलाइन करेंगे और ध्यान रखेंगे। कैसा राज्य था? बहुराष्ट्रीय राज्य, कई राष्ट्रों का राज्य था, जिसमें 60 से अधिक राष्ट्रीय समुदाय के लोग रहते थे। तो 60 के अब जो है इसमें राष्ट्रीय समुदाय के लोग रहते थे। इस तरह से ये राष्ट्र विखंडित हो गया, कई भागों में डिवाइड हो गया, जिसके कारण दो ध्रुवीयता का अंत हुआ
केवल महाशक्ति के रूप में एक देश बचता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस जो है विखंडित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है कई राष्ट्रों के रूप में। तो इस तरह से केवल संयुक्त राज्य अमेरिका महाशक्ति के रूप में बचता है और इस तरह से ध्रुवीयता का क्या होता है, समाप्ति हो जाती है, अंत हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सोवियत संघ की कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उन आर्थिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली जो विशेषता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि समाज में जो कैसी होनी चाहिए अर्थव्यवस्था, समाजवादी। समाजवादी मतलब सब पे समान रूप से अर्थव्यवस्था आधारित होनी चाहिए। जो उत्पादन के साधन है उस पर सभी का अधिकार होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए। जैसा कि अमेरिका में कैसी व्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन रूस में साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो इसको अध्ययन करेंगे हम लोग। रूसी क्रांति के बाद लेनिन, स्टालिन, ट्रास्की ये सब थे, राजनीतिज्ञ थे, वहाँ के क्रांतिकारी भी थे। समाजवाद में आस्था रखते थे, समाजवाद में आस्था रखते थे, यानी समाज कैसा हो, समानता पे आधारित हो, उत्पादन के जो साधन हैं उस पर सभी का अधिकार हो समान रूप से, वर्ग विशेष या किसी पूंजीपति के हाथ में ही नियंत्रण ना हो बल्कि संपूर्ण लोगों का हाथ हो। तो इस तरह से समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत लेनिन, स्टालिन और ट्राटस्की समाजवाद में आस्था रखते थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है इसी क्रम में उत्पादन के साधन यानी कारखानों, खनिज पदार्थों, भूमि, बैंकों, परिवहन, ये उत्पादन के क्या हैं, साधन हैं। इनको याद रखेंगे कि उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, कारखाने, खनिज पदार्थ, भूमि, बैंक और परिवहन के साधन जो हैं, इन पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि समाजवादी व्यवस्था में इस तरह की चीज़ें दिमाग में रखेंगे। पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, समाजवादी व्यवस्था में क्या अपेक्षा की गई, सभी का नियंत्रण होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। औद्योगिक विकास के लिए जो है इस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पर उत्पन्न हुई। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नियोजित अर्थव्यवस्था, अगली विशेषता क्या है, नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजन शब्द आया है, यहाँ पे एक शब्द है नियोजन। नियोजन से तात्पर्य प्लानिंग है, योजना बनाना। आर्थिक क्षेत्र में कैसे प्लानिंग बनाएंगे कि कैसे किस रूप में उत्पादन किया जाए, कितना किया जाए, उसके लक्ष्य क्या होंगे, किन किन क्षेत्रों से उत्पादन होगा, वे क्षेत्र के दर कितना होगा, उसका विस्तृत विस्तार कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें अध्ययन इसमें किया जाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था में प्लानिंग की जाती है, योजना बनाई जाती है कि औद्योगिक विकास की क्या स्थिति होगी, किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पे अर्थव्यवस्था में प्लानिंग की जाएगी, उसके तहत इसमें कार्य किए जाते हैं। जैसे 5 वर्षों में योजना बनाई जाती है, पंचवर्षीय योजना में, कि 5 वर्ष में हम आर्थिक नियोजन करेंगे, आर्थिक प्लानिंग पहले से करके रखेंगे। अब आर्थिक प्लानिंग में क्या है, इतने सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, इतने परिवहन के साधनों का विकास किया जाएगा, ये सब, इसमें उद्योगों का इतना विकास किया जाएगा, इसमें बहुत सारे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी आर्थिक क्षेत्र में जो प्लानिंग की जाती है उसी को बोलते हैं आर्थिक नियोजन। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। नियोजित अर्थव्यवस्था यानी औद्योगिक विकास के लिए 1928 में नियोजित विकास मतलब प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से जो विकास किया जाता है, उसी के विकास के लिए 1928 में रूस में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। डियर स्टूडेंट, इसको लर्न रखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 1928 में रूस में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार यह तय करती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन हो, कैसे हो और कितना हो। तो इस तरह से नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब एक प्लानिंग की जाती है। उस प्लानिंग के तहत कि 5 वर्ष में हमें कितना उत्पादन करना है, कैसे करना है, किन क्षेत्रों में करना है, किस रूप में करना है, एक योजना बनाई जाती है 5 वर्ष में। जैसे आप पढ़ते हैं शिक्षा में तो एक प्लानिंग करते हैं, हमें इस महीने में
इतना लेसन पढ़ना, इस महीने में इतना लेसन, इस महीने में इतना लेसन। वैसे देश के आर्थिक विकास में एक योजना बनाई जाती है। हमें आर्थिक नियोजन, जिसे आर्थिक नियोजन कहा जाता है, आर्थिक क्षेत्र में एक प्लानिंग की जाती है कि इस तरीके से, इस क्रमबद्ध तरीके से हम ये योजना बनाएंगे और इस तरह से देश का आर्थिक विकास में अपना योगदान देंगे, या ऐसे आर्थिक विकास करेंगे, कितने उद्योगों का निर्माण होगा इतने वर्ष में, इतने रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, इतने सड़कों का निर्माण होगा, इतने नहरों का विकास होगा, वन क्षेत्र में इतना जो है कार्य होगा, इतने वनों पे आधारित उद्योग लगाए जाएंगे। यानी इस तरह से पूरी एक प्लानिंग की जाती है। तो उसी को बोलते हैं आर्थिक नियोजन, आर्थिक प्लानिंग, आर्थिक योजना बनाना। आगे बढ़ेंगे तो इसी क्रम में क्या हुआ कि नियोजित औद्योगिक विकास में 1928 में रूस में पहली बार पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार यह तय करती है, क्या तय करती है इस योजना के तहत, कि किन वस्तुओं का उत्पादन हो, किन किन वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए, सरकार डिसाइड करती है, कैसे हो और कितनी मात्रा में हो। तो इस तरह से इस आर्थिक नियोजन की सरकार क्या करती है, 5 वर्ष के लिए प्लानिंग करती है। आगे अब जैसे इसके पहले हमने आपको बता दिया कि इसमें उत्पादन के जो साधन हैं, जैसे कारखाने हैं, खनिज पदार्थ हैं, भूमि है, बैंक हैं, परिवहन के साधन हैं, ये सब जो हैं इस तरह से हैं। आगे जीवन स्तर के अंतर्गत देखेंगे हम लोग विशेषता के अंतर्गत 1929 के बाद का काल औद्योगिकरण एवं कृषि के विकास का काल था। तो 1929 के बाद का काल क्या था, औद्योगिकरण और कृषि के विकास का काल था। धीरे धीरे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता गया और राज्य की ओर से आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन आदि की व्यवस्था की गई। और सोवियत पहला देश था जिसमें काम का अधिकार, राइट टू वर्क, तो इस तरह से काम का अधिकार लोगों को दिया गया। रूस पहला देश था और इस तरह से आपने सोवियत की आर्थिक क्या क्या व्यवस्थाएं थी इसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेसन 2 में आप इस तरह से नोट्स की PDF भी जाएगी। 2 ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ इसके भी आपने समझ लिया कि रूस जो था, अभी आपने जैसा इसके पहले अध्ययन किया कि 60 से अधिक राष्ट्रीय समुदाय थे और ये समुदाय पहले संयुक्त रूप से थे। किस तरह से विखंडित जब हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में वैश्विक लेवल पे केवल संयुक्त राज्य अमेरिका बचता है। जो ध्रुवीकरण हो रहा था, 2 राष्ट्र थे, 2 महाशक्तियाँ थी। जब एक राष्ट्र विखंडित हो जाता है तो केवल एक शक्ति बचती है महाशक्ति के रूप में, और इस तरह से क्या समाप्त हो जाता है, ध्रुवीयता का अंत होता है। जो दोनों के मध्य जो शीत युद्ध चल रहा था, विखंडन के बाद सीधे अमेरिका ही बचता है, इसलिए शीत युद्ध अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ध्रुवीयता का अंत हुआ। और फिर उसके आगे की क्या व्यवस्थाएं होती हैं, किस रूप में यहाँ पे वहाँ की सोवियत संघ की क्या आर्थिक व्यवस्थाएं थी, उनकी क्या विशेषता थी, इसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। तो जैसे समाजवादी व्यवस्था यहाँ पे थी, अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था थी, इस चीज़ को अंतर आप रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है इन सभी उत्पादन के साधनों पे राज्य का जैसे नियंत्रण है, वहाँ पे व्यक्तिगत स्वामित्व का नियंत्रण। जैसे उद्योग है तो उद्योग स्वाभाविक है, वहाँ निजी व्यक्तियों का हाथ में होगा, तो उस पर निजी स्वामित्व का नियंत्रण है। तो इस तरह से दोनों की व्यवस्थाओं में अंतर है। अमेरिका जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो दोनों में इस तरह का अंतर है। तो इस तरह से विशेषताओं के अंतर्गत आपने इन चीज़ों का अध्ययन किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर से नए वीडियो के साथ मिलते हैं, नए विषय वस्तु के साथ। धन्यवाद।